Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 28th of May 2020 Thursday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. This analysis is suitable for these viewers and inspiration of the day is there are two primary choices in life to accept conditions as they exist or accept the responsibility for changing them. In today's discussion, we are going to cover these much articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Government wants PSUs to ramp up dividends and buyback. सेंट्रल गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की कैश पोजीशन को असेस करने का ऑर्डर दिया है और हो सकता है जो एक्सपर्ट है वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट मे आस्क देम टू रैम्प अप डिविडेंड पे आउट्स एंड शेयर बायबैक्स. गवर्नमेंट आफ्टर असेसिंग द कैश पोजीशन ऑफ एवरी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, government can ask all the PSUs to go for dividend payouts and share बाईबैक्स. डिविडेंड पे आउट्स मतलब ऐसे जो लाभांश का ऐसा हिस्सा या प्रॉफिट का ऐसा पार्ट जो हम अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज डिविडेंड. तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है उसको बोलते हैं डिविडेंड. तो ये जो डिविडेंड होता है, कई बार कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है बट उसको रिटेन कर लेती है फॉर फ्यूचर पेमेंट, कि अभी के लिए उसे रिटेन कर लिया गया है या अभी के लिए उसका पेमेंट नहीं किया गया है और कंपनी उस पर्टिकुलर अमाउंट को किसी और पर्पस से, कैपिटल एक्सपेंडिचर से या किसी और पर्पस से यूज़ करेगी. लेटर ऑन इट बिकम ड्यूज ऑन इन शेयर होल्डर्स. और जब कंपनी के पास सफिशिएंट कैश रिजर्व हो जाता है देन कंपनी विल गो फॉर पे आउट. और शेयर बाईबैक क्या होता है, अगर बहुत हम सिंपल टर्म्स में समझना चाहें कि शेयर बाईबैक क्या होता है, क्योंकि इस न्यूज़ को समझने से पहले आपको ये दोनों टर्म्स बहुत क्लियर होने चाहिए. तो बेसिकली बायबैक इज अ रीपर्चेजिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इन द मार्केट. जो कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं उसको कंपनी वापस से परचेज कर लेती है. क्यों परचेज करती है? इन ऑर्डर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल फॉर ओपन मार्केट. जो कंपनी बेसिकली शेयर्स जो होते हैं उनको या आप बोल सकते हैं भागीदारी कम करना चाहती है, शेयर्स का नंबर ओपन मार्केट से कम करना चाहती. क्यों? इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. कंपनी बाई बैक शेयर्स फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस सच एज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग शेयर्स अवेलेबल बाई रिड्यूसिंग द सप्लाई और टू प्रिवेंट अदर शेयर होल्डर्स फ्रॉम टेकिंग अ कंट्रोलिंग स्टेक. या तो कंपनी अपने शेयर्स का नंबर करके उसकी नंबर कम करके उनकी वैल्यूज बढ़ाना चाहती है, या कंपनी को कहीं इस बात का फेयर है कि कुछ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स जो हैं वो कहीं कंपनी पर कंट्रोलिंग स्टेक ना प्रूव कर दें. इसलिए भी कंपनी कई बार जो होती है वो बाई बैक के लिए जाती है. अदरवाइज कंपनी के बहुत अदर पर्पस भी होते हैं बाई बैक के लिए. बाई बैक का ये भी पर्पस होता है, कंपनी ये डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहती है अपने इन्वेस्टर्स को दैट बिजनेस हैज़ सफिशिएंट कैश फॉर इमरजेंसीज एंड देयर इज़ लो चांसेस ऑफ एनी इकोनॉमिक ट्रबल. तीसरा ये भी हो सकता है कंपनी अपनी कंट्रोलिंग अथॉरिटी बढ़ाना चाहती हो, इंक्रीज करना चाहती हो बाई बैक द आउटस्टैंडिंग शेयर्स. तो 2-3-4 रीजंस होते हैं जिसमें जैसे परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स ओन कंट्रोलिंग स्टेक, reduce the number of shares so that the positive inflation or the deflation positive inflation can be seen in per share value. और अगर सिंपल टर्म्स में बोले तो जो स्टॉक का जो करंट स्टॉक होगा उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना. देन डिमॉन्स्ट्रेट द इन्वेस्टर दैट कंपनी हैज़ अ सफिशिएंट कैश रिजर्व फॉर इमरजेंसीज एंड देयर इज लो चांसेस ऑफ इकोनॉमिक ट्रबल एंड कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न. तो यहाँ पर PSUs को गवर्नमेंट ने क्या बोला है? PSUs को गवर्नमेंट बोलेंगी, ऐसा एक्सपर्ट कह रहे हैं कि शेयर बाई बैक के लिए बोला जाएगा. और ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्या ये कोविड-19 की सिचुएशन है जिसमें कंपनीज ये शोकेस करें कि उनके पास सफिशिएंट कैश है? नहीं, ऐसा एक्सपर्ट बोल रहे हैं दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर गोइंग द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस. अगर हम ध्यान दें तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है पिछले कई सालों से अपने जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, उनके डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस में जा रही है. तो बाइंग बैक शेयर, बाइंग बैक मे बी द फर्स्ट स्टेप फॉर गोइंग डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस, ऐसा एक्सपर्ट कह. जैसा कि हम सभी जानते हैं कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट के टैक्स और डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस भी अफेक्ट हुए. गवर्नमेंट के जो रिवेन्यू मैथ है वो भी मिसकैलकुलेट हो गई. जो रिवेन्यू एक्सपेक्ट किया था गवर्नमेंट ने फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वो उतना नहीं आ पा रहा, नहीं जनरेट हो पा रहा है. और गवर्नमेंट का व्यू ये है कि जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं दे आर नॉट स्पेंडिंग मच ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर. अभी फिलहाल के लिए पैंडेमिक की सिचुएशन में जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर पर नहीं जा रही हैं. तो उनके पास क्या है? कैश रिजर्व है जिस पर वो कंपनीज बैठी हुई. तो इसीलिए गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप
जो डिविडेंड पे आउट्स हैं वो डिविडेंड पे आउट करिए, और जो कैश आपके पास रखा है उस कैश से आप अपने शेयर्स को परचेस या रीपरचेस वापस करिए। और इसी प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए गवर्नमेंट ने जितनी भी सेंट्रल ओन्ड पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटस, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ को एसेस करने के ऑर्डर दिए हैं। अगर हम बात करें डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस की, तो 2019 जो फाइनेंशियल ईयर 2019 रहा है उसमें गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 1.6% का डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स किया था, जिसमें उसने 50,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो एज अ रिवेन्यू जनरेट किए थे। अगर हम इस समय रिवेन्यू कलेक्शन की बात करें तो गवर्नमेंट के सारे रिवेन्यू कलेक्शन के जो सोर्सेज हैं वो मॉप अप हो चुके हैं, गिर चुके हैं। केवल गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जो डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसेस के थ्रू जो रिवेन्यू जनरेट होगा वो उसमें इतना फॉल आउट देखने को नहीं मिलेगा। तो हो सकता है गवर्नमेंट इस पैंडेमिक की सिचुएशन में डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस को उसी तरह कंटिन्यू रखे इन ऑर्डर टू मेक अप इट्स रिवेन्यू स्टोर्स। तो 2019 में भी 3 स्टेट ओन्ड कंपनीज ने सेंटर से अपने शेयर्स को बाईबैक किया था। फॉर द सेम ईयर द रिवाइज एस्टिमेट्स ऑफ डिविडेंड फ्रॉम नॉन फाइनेंशियल PSUs वर 48,256 crore compared with the budget estimate that is 57,487 करोड़। तो गवर्नमेंट जो है वो अपने जो शेयर्स हैं उनको बोल रही है स्टेट ओन्ड कंपनी से कि आप उसको वापस से रीपरचेज करें, जिससे कि गवर्नमेंट के पास जो रिवेन्यू बैकअप है वो भी बढ़ सके। इन ऑब्सोल्यूट टर्म्स द हाईएस्ट एवर प्रोसीड्स वर इन 2016 and 17 when PSUs like Coal India, NLC India, NHPC and NMDC bought back share held by the center worth rupees 18,963.5 crore, which was nearly 40% of that year divestment proceeds. अभी तक का 2016-17 में सबसे बड़ा जो बोल सकते हैं आप रीपरचेज हुआ था, जिसमें कोल इंडिया ने NLC, NHPC और NMDC ने बॉट बैक किए थे अपने शेयर सेंटर से अप्रॉक्सीमेटली इतने अमाउंट के, जो कि 40% अलोन उस पर्टिकुलर ईयर का डाइवर्समेंट प्रोसीड्स का काउंट करता है। गिवन द सेवरल ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन हैज़ लेड द कंसर्न अबाउट हाउ मच द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट विल बी एबल टू डू विद इट्स बिग प्राइवेटाइजेशन प्लान दिस ईयर। अब यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि ये डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है और इसके बेसिक मैंडेट क्या है, क्या बेसिक, हालांकि नाम से पता चल रहा है बट फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि इसका बेसिक मैंडेट क्या है। और अगर इस साल की बात करें तो इस साल एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम एंड शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर्स के बाईबैक को किया जा सकता है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द फर्दर डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट इन दिस फाइनेंशियल ईयर। तो एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम एंड शिपिंग कॉरपोरेशन इंडिया के शेयर बाईबैक्स हो सकते हैं, जो कि जिससे कि गवर्नमेंट को आगे इसको डिसइन्वेस्टमेंट करने में ईजी रहे। तो अगर हम इस न्यूज़ को बहुत नट शेल में जानना चाहें कि न्यूज़ क्या है, तो गवर्नमेंट का रिवेन्यू अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से, अदर सोर्सेज से कम हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा बोला है इन सारी या बोलने जाएगी या बोलेगी कि हमारा जो हिस्सा है गवर्नमेंट, मतलब यूनियन गवर्नमेंट का जो हिस्सा है इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, उसको ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वापस से खरीद लें, गवर्नमेंट को उसके बदले में कैश दें, और वो कैश और वो मनी गवर्नमेंट कोविड-19 से जो पैंडमिक इंड्यूस सिचुएशन है उसमें यूज़ करेगी वेलफेयर एक्टिविटीज़ में। नटशेल में इस पर्टिकुलर न्यूज़ का ये कहना है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारी PSUs को बोला है कि अपनी फाइनेंशियल असेसमेंट करो और देखो कि कितना कैश रिजर्व आपके पास है और आप कितना गवर्नमेंट का शेयर वापस से खरीद सकते हैं। और अगर हम कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो अब ये देख सकते हैं आप ईयर टू ईयर कितना डिविडेंड जो था कंपनीज़ ने अनाउंस किया और एक्चुअल में कितना डिविडेंड पे किया। तो आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट जो डिविडेंड का होता है वो ज़्यादा होता है, पेमेंट एक्चुअल में कम होता है। कंपनी कुछ रिटेन कर लेती है अदर वर्क के लिए, और लेटर ऑन अगर फ्यूचर में कंपनी को ज़रूरत होती है, कंपनी के पास एनफ कैश होता है तो कंपनी उसको पे आउट करती है। तो इस दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने बोला है सारी PSU से कि अपना डिविडेंड पे आउट करो और अपने शेयर्स को बाई बैक करने के लिए। तो अगर आप देख सकते हैं कितना डिविडेंड डिफरेंस हो रहा है, अगर 2017 में बात करें तो इतना अमाउंट का जो डिविडेंड कंपनीज ने डिक्लेयर किया था इतना पे आउट है। तो ये सारा जो डिफरेंस है गवर्नमेंट ने इसको फिलअप करने के लिए बोला है। गवर्नमेंट ने इसी न्यूज़ में छोटी सी न्यूज़ और भी दी हुई थी, गवर्नमेंट एक्सटेंड BPCL प्राइवेटाइजेशन बिड डेडलाइन टू जुलाई 31। गवर्नमेंट ने सेकेंड टाइम BPCL की जो प्राइवेटाइजेशन की जो बिड थी उसको पोस्टपोन कर दिया है
और उसको कब तक इंक्रीज़ कर दिया, जुलाई 3 तक। ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जान रही इस समय लो वैल्यूएशन की स्टेज है, और इस लो वैल्यूएशन की स्टेज में अगर प्राइवेटाइजेशन होता तो गवर्नमेंट को उतना रिवेन्यू जनरेट नहीं होगा, गवर्नमेंट के पास उतना मनी नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट ने पिछले साल नवंबर में अनाउंस किया था कि जो उसका 52.98% का स्टेक है BPCL में, गवर्नमेंट उसको सेल आउट कर देगी, और कंटिन्यूसली गवर्नमेंट उसकी डेट को एक्सटेंड करती जा रही। पहले डेट कितनी थी, मार्च 7 थी, फिर उसके बाद बढ़ा करके May 2 कर दी गई, और अब फिर अगेन गवर्नमेंट ने उसको एक्सटेंड कर दिया है बढ़ा करके जुलाई 31 तक। क्यों? क्योंकि पैंडेमिक की वजह से बहुत सारी कंपनीज हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हो, दे आर एट देयर लोवेस्ट वैल्यूएशन स्टेज। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1। SC पुशेस फ्री कोविड केयर एट प्राइवेट हॉस्पिटल्स। हमने एक न्यूज़ और भी डिस्कस करी थी, अगर आपको याद हो। सेंट्रल जब सुप्रीम कोर्ट ने इनिशियली जितने भी प्राइवेट लेबोरेटरीज़ हैं उनको बोला था, लैब्स को बोला था कि आप फ्री में कोविड-19 के टेस्ट करेंगे, जिसमें जो प्राइवेट लैब्स थी वो सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा से उन्होंने प्लिया करी थी कि अगर हम फ्री में टेस्ट करेंगे तो इट इज़ नॉट सस्टेनेबल फॉर आवर कंपनी। बहुत सारी कंपनीज, प्राइवेट कंपनी जो प्राइवेट लेबोरेटरीज़ हैं, जैसे कि मैक्स लैब हो गए, लाल पैथ लैब हो गई, सारी जो पैथ लैब्स थी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा कि इट इज़ नॉट सस्टेनेबल फॉर अस टू गो फॉर फ्री कोविड-19 टेस्ट। जिसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से ऑर्डर दिया, उसने ऑर्डर दिया उसमें कि उनको सबके फ्री टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, केवल उसी मार्जिनलाइज सेक्शन का फ्री टेस्ट करना है जो कि आयुष्मान भारत की स्कीम के तहत आते हैं। तो इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल ऑर्डर दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि गवर्नमेंट से कि एनालाइज करिए ऐसे कितने हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में जिनको फ्री लैंड दी गई है, या जो लैंड दी गई है वो बहुत नॉमिनल रेट पर, लीज पर दी गई है। ऐसे सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आइडेंटिफाई करिए और उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कोविड-19 का सेंटर डेजिग्नेट करिए, और वहाँ पर कोविड-19 के पेशेंट का फ्री ट्रीटमेंट या मिनिमम कॉस्ट पर ट्रीटमेंट की व्यवस्था आप करिए। एज द कोविड-19 केसेस क्रॉसेस 1,50,000 क्लेमिंग ओवर 4,300 लाइव्स इन इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट has asked the government to identify private hospitals which can treat COVID-19 patients for free or at a minimum कॉस्ट। 3 जजेस की बेंच थी जिसने ऑर्डर किया है गवर्नमेंट को कि लैंड आप आइडेंटिफाई करिए ऐसी प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिनको लैंड में फ्री दी गई है, जो चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं या जिनको लैंड जो है वो नॉमिनल रेट्स पे दी गई है, ताकि वो उनको आप कोविड-19 के पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए डेजिग्नेट कर सकें। हालांकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने कहा है इट इज़ अ पॉलिसी इशू एंड गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट को इस पर डिसीजन देने का कोई अभी फ़िलहाल के लिए राइट नहीं है। इट इज़ अप टू द गवर्नमेंट दैट हाउ गवर्नमेंट विल प्रोसीड विद दिस इशू। तो उनका अपना ये कहना है कि ये पॉलिसी मैटर है। पॉलिसी मैटर जो होता है वो जुडिशरी के पावर जुरिडिक्शन में नहीं आता, इट कम्स अंडर द एग्जीक्यूटिव पावर जुरिडिक्शन। तो उस पर उन्होंने बोला दे विल फाइल अ रिस्पॉन्स, और इसी पर्टिकुलर ऑर्डर पर जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने कहा है कि ये मूव जो गवर्नमेंट का है दिस विल फर्दर स्ट्रेन ऑन देयर रिसोर्सेज। जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने इस पर्टिकुलर जजमेंट पे बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट्स दिए और कहा है कि अगर ये जजमेंट एप्लीकेबल हो जाता है तो ये हॉस्पिटल्स के जो ऑलरेडी स्ट्रेन्ड रिसोर्सेज हैं, जो उनकी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंडीशन इस पर्टिकुलर पैंडेमिक की सिचुएशन में ऑलरेडी वर्स चल रही है, उस पर ये और ज़्यादा प्रेशर डालेगा। इफ़ द गवर्नमेंट कैन टेक केयर ऑफ आवर कॉस्ट वी आर हैप्पी टू ट्रीट पेशेंट फॉर फ्री। हालांकि हॉस्पिटल्स ने ये कहा कि अगर जो हमारी कॉस्ट लग रही है उस कॉस्ट को रीइंबर्स गवर्नमेंट करे या गवर्नमेंट उस कॉस्ट को बेयर करे तो दे विल बी हैप्पी टू ट्रीट द पेशेंट। वो अपने रिसोर्सेज पर, अपने कॉस्ट पर फ्री सर्विस प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं है, ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ से कहा गया है। और अगर हम बात करें कि अभी कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने सेंटर्स हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 3000 कोविड हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स जो हैं गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट किए हैं। और इसमें से जो मोस्ट ऑफ इवन एवरी हॉस्पिटल एंड एवरी हेल्थ केयर सेंटर इज़ गवर्नमेंट ओन्ड या गवर्नमेंट एडेड है। करीब 31,000 ICU बेड्स हैं, 7,000 जो कोविड केयर सेंटर्स हैं, 2,81,000 आइसोलेशन बेड्स हैं एंड 1 लाख अप्रॉक्सीमेटली ऑक्सीजन सपोर्ट बेड्स हैं। तो ये सफिशिएंट नहीं है एज़ पर द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कोविड-19 पेशेंट, जो कितना हो चुका है, वो जो 1.5 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है इंडिया में। तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो दीज नंबर्स आर नॉट
सफिशिएंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोएक्टिव मेजर गवर्नमेंट को लेने के लिए बोला है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी डेजिग्नेट करिए और उनको भी बोलिए कि वो कोविड-19 के जो पेशेंट है उनका फ्री में ट्रीटमेंट करें। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 1। ईडी अटैच्ड JP Morgan India accounts worth rupees 187 करोड़। आम्रपाली ग्रुप का जो केस चल रहा था इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में, जिसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहा था सिफोनिंग ऑफ मनी को लेकर के, जो होम बायर्स है, आम्रपाली एक रियल एस्टेट ग्रुप है, आप सबको पता होगा। इसके अगेंस्ट एक केस था कि उसने जिसमें होम बायर्स हैं उनके मनी, उनके जो पैसे उसमें हेरा फेरी करी, तो वो केस चल रहा था जिसमें कि कल ईडी ने JP Morgan के भी अप्रॉक्सीमेटली 187 करोड़ के असेट से अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है। और उसने कहा है इट वॉज एलिज्ड इन्वॉल्व विद द आम्रपाली इन ऑर्डर ऑफ सिफनिंग ऑफ होम बायर्स मनी। द सुप्रीम कोर्ट हैड ऑन फ्राइडे अलाउड ED to attach a investment banking firm's assets to recover the amount identified as the proceeds of the crime under Prevention of Money Laundering Act, that is PMLA। बेसिकली ये केस किसका था? ये केस क्या था? वॉयलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रूल्स। आम्रपाली और JP Morgan पर फॉरेन एक्सचेंज रूल के वॉयलेशन का केस चल रहा था, बट कल सुप्रीम कोर्ट ने केस को देखते हुए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी JP Morgan के असेट को फाइल करने का ऑर्डर दिया है। अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए किया जाता है। लॉन्ड्रिंग आप सबको पता है, धोना। बहुत सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊँ तो लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब पैसे को धोना। पैसे को धोना क्यों जरूरत पड़ती है पैसे को धोने की, मनी लॉन्ड्रिंग की? जब कोई ऐसा मनी आपने जनरेट किया होता है पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने जो कि इलीगल सोर्सेज से है और उसको गवर्नमेंट से हाइड किया होता है, उस पर टैक्स नहीं दिया होता है या उसको इलीगल सोर्स से जनरेट किया होता है, ऐसे मनी को दैट मनी इज कॉल्ड एज ब्लैक मनी। उस मनी को कहीं ना कहीं तो आपको इकोनॉमी में इन्फ्यूज़ करना है। अगर आप उससे प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं तो उसको खर्च करना पड़ेगा, या तो इसका इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आप उसको अपने पास रखें तो फिर उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, ये थर्ड कंपनी या जितनी जो एसेट बैंक्स होते हैं, एसेट मैनेजमेंट बैंक्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, इनको पैसा देकर डिफरेंट फॉर्म्स में पैसा मार्केट में लगाते हैं और उसको वापस से वाइट मनी बना करके अपने अकाउंट में, अपने पोजीशन में ले लेते हैं। तो इसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। बहुत सिंपल टर्म्स में यही, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब पैसे को धोना, धोना मतलब ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट कर देना। अभी तक जो आम्रपाली और JP Morgan पे केस चल रहा था, दैट वाज द वायलेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रूल। ऐसा कहा जा रहा था कि उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹85 करोड़ एंड 140 करोड़ बाई JP Morgan एंड आम्रपाली ग्रुप, उसका उन्होंने हेरा फेरी करी थी, फॉरेन एक्सचेंज को वॉलेट किया था, ऐसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिए थे, गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं किया था, या ऐसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता जहाँ पर ऑटोमेटिक रूट में अप्लाई अवेलेबल नहीं था, अप्रूवल रूट के थ्रू अवेलेबल था और उन्होंने उसको इलीगली अपने प्रोजेक्ट में लगाया। लेटर ऑन जब ईडी ने इन्वेस्टिगेट किया तो ईडी ने पाया कि इट इज़ ऑल्सो द केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहीं से आया होगा, दैट वाज द ब्लैक मनी एंड ऑल दीज कंपनीज वर इन्वॉल्विंग इट टू मेकिंग इट वाइट मनी। इवन दो द केस वॉज फर्स्ट एग्जामिन अंडर फॉरेक्स रूल, द प्रॉब एजेंसी लेटर ऑल्सो फाउंड द ब्रीच ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स। तो इस केस में ये फिलहाल के लिए बहुत बड़ा जो मोड़ आया। अब आगे देखते हैं गवर्नमेंट या ईडी सुप्रीम कोर्ट इसमें कैसे मूव ऑन करती है, क्या डिसीजन आता है। फिलहाल के लिए अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी ये केस चलेगा और जो JP Morgan है उसका बड़ा सा एसेट, लार्ज चंक ऑफ एसेट जो है वो फ्रीज कर दिया है ईडी ने। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 2। बॉन्ड मार्केट सिग्नल्स रॉकी रोड अहेड फॉर टाटा मोटर्स एंड JLR। फरवरी में टाटा मोटर्स और उसकी ब्रिटिश सब्सिडरी दैट इज जैगवार लैंड रोवर ने अनाउंस किया था कि दे विल गो फॉर बॉन्ड सेलिंग के लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी कोविड-19 की सिचुएशन पे उनके पास एनफ मनी नहीं है, कैश नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है जिससे कि वो अपना बिजनेस ऑपरेट कर सकें। इसके लिए वो बॉन्ड इशू करेंगे, बॉन्ड मार्केट में जाएंगे। हालांकि सिचुएशन जो एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि अब इस सिचुएशन में टाटा मोटर्स और जैगुआर लैंड रोवर के लिए बॉन्ड मार्केट में जाना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगा एंड इट विल बी द रॉकी रोड फॉर दीज टू कंपनीज कंपेयर टू देयर काउंटर पार्ट्स कंपनीज। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा बॉन्ड मार्केट में कंटिन्यूसली ये देखा जा रहा है, जो ईल्ड है बेसिकली JLR की ईल्ड है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करे। JLR के जो प्रीवियस बॉन्ड्स ऑलरेडी मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं
उनकी यील्ड बढ़ रही है, यील्ड बढ़ रही है। अब इससे क्या इंडिकेशन, अगर यील्ड बढ़ रही है तो क्या प्रॉब्लम है कंपनी को? हाँ, इन्वेस्टर्स के लिए इट कुड बी गुड थिंग कि उनकी यील्ड बढ़ रही है, बट अगर कंपनी के लिए देखा जाए तो इट इज़ नॉट वेरी गुड इंडिकेटर। क्यों यील्ड बढ़ रही है? इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड के जो प्राइजेस हैं वो कंटिन्यूअसली फॉल कर रहे हैं, बॉन्ड मार्केट में प्राइस फॉल कर रहे हैं, इसीलिए यील्ड बढ़ रही है। मैंने पहले भी कई बार आपको बॉन्ड यील्ड और इंटरेस्ट इन सबका रिलेशन समझाया, अगर आप चाहें तो मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो बॉन्ड के जो प्राइजेस हैं वो गिर रहे हैं, जिसकी वजह से यील्ड बढ़ती है, एंटी प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं आप, रिलेशन होता है। प्राइस गिर रहे हैं अगर बॉन्ड के, इसका मतलब अगर जेएलआर दोबारा बॉन्ड लेकर के आती है मार्केट में तो उसके बॉन्ड उतने अट्रैक्टिव नहीं होंगे, या बॉन्ड को जो इन्वेस्टर्स हैं वो बॉन्ड नहीं खरीदेंगे। अगर आप कंपनी के ऑलरेडी बॉन्ड के प्राइसेस बहुत लो हैं, और अगर खरीदेंगे भी इन्वेस्टर तो उससे भी कम लो प्राइस पर या कम प्राइस पर खरीदेंगे। तो जितना कैश जो या मनी जो है वो जनरेट करना चाहेगी कंपनी, उतना जनरेट नहीं होगा। अगर कंपनी ये चाह रही है कि उसके बॉन्ड उसको 100 रुपये में बिके और मार्केट में वो 100 रुपये में नहीं बिक रहा है, वो 90 में ही बिक रहा है, तो कंपनी जितना पैसा जनरेट कर, जितना रिफंड इनिशिएट करना चाह रही हो या जितना फाइनेंस जनरेट करना चाह रही हो, उतना फाइनेंस जनरेट नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाएगी तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी को अपने वो सारे बॉन्ड सेल करने के लिए, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा उस पर। ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आप देंगे कि मैच्योरिटी पर हम आपको, अगर हम आपको 10% पे हमारा जो करंट बॉन्ड है वो डील कर रहा है, तो हम आपको 11% का मैच्योरिटी पे इंटरेस्ट देंगे। अब आप हमारे बॉन्ड खरीद लीजिए। ज़्यादा आप इंटरेस्ट देंगे तो आपको लोन उठाना बॉन्ड मार्केट से या रीफाइनेंसिंग लेना बॉन्ड मार्केट से महंगा पड़ेगा। इसीलिए कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। और अगर कंपनी इतना महंगा लोन बॉन्ड मार्केट से उठाएगी तो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं इट विल नॉट बी फीजिबल, इट विल नॉट बी सस्टेनेबल फॉर company. The yield on JLR bond has more than doubled since pandemic blew out of the proportion in early March and is refusing to cool down. मतलब जो yield है JLR के bonds की वो डबल हो गई है, डबल हो गई। और अगर उस यील्ड के अकॉर्डिंग कंपेयर किया जाए तो जेएलआर को बॉन्ड को सेल करने में 13.2% का इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा कंपेयर टू अदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कंपनी, जो कि 3 टाइम्स ज़्यादा है जनरल मोटर्स से और टोयोटा मोटर्स के बॉन्ड इंटरेस्ट से। दिस एनालिस्ट सेज विल मेक इट टफ फॉर जेएलआर टू रेज द एडिशनल फंडिंग टू plug the hole in its cash flow due to plant closures. प्लांट क्लोजर्स की वजह से क्या है? अब प्लांट क्लोजर है, कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपको पता है कि बिल्कुल सेल जो है वो डाउन रही है, स्पेशली इन इंडिया। अगर हम जेएलआर को छोड़ दें, टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स में तो बिल्कुल, इंडिया में तो बिल्कुल ही ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो गिर चुका था, क्योंकि इंडिया में लॉकडाउन जो था वो बहुत स्ट्रिंजेंट था। कल हमने डिस्कस किया कि बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज ने बोला कि इट वॉज द टफेस्ट लॉकडाउन इन द वर्ल्ड, और जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ वो ऑटोमोबाइल कंपनीज़ को हुआ। तो ऑलरेडी उनके पास कैश क्रंच है, उनके लॉकडाउन या प्लान क्लोजर्स की वजह से ऑपरेशन नहीं हुआ, सेलिंग नहीं हुई, तो प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ। इसीलिए जो ब्रिटिश कंपनी है, जो ब्रिटिश सब्सिडरी है, उसने भी, यूके की जो टाटा मोटर्स की, उसने भी वहाँ की गवर्नमेंट से यूरो 1 बिलियन का डोल और या यूरो 1 बिलियन की जो इकोनॉमिक पैकेज की मांग करी थी, जो कि हमने परसों की ही न्यूज़ में डिस्कस किया था कि जो टाटा की ब्रिटिश सब्सिडरी है उसने वहाँ की गवर्नमेंट से ये डिमांड करी है कि उसको 1 बिलियन यूरो का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए। एनालिस्ट से इफ़ द जेएलआर इज़ फोर्स टू बोरो एट अ करंट बॉन्ड डील, अगर इसके बाद भी जेएलआर बॉन्ड मार्केट में जाता है बॉन्ड सेल करने के, बॉन्ड मार्केट से बोरो करने के लिए, तो उसके ऑपरेशंस जो हैं वो अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे कंपेयर टू बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़ बेंज, टोयोटा एंड जनरल मोटर, जो कि फ़िलहाल के लिए बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे फंडिंग उनको मिल रही है। उनके जो बॉन्ड्स हैं उनकी यील्ड बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा बॉन्ड मार्केट से पैसा उठाने के लिए, स्पेशली बॉन्ड मार्केट से पैसा उठाने के लिए। एट द करंट बॉन्ड प्राइस जेएलआर विल हैव टू पे 13% इंटरेस्ट टू बोरो इन यूएस डॉलर। अगर जेएलआर यूएसए में जाता है बॉन्ड मार्केट में तो उसको 13% का इंटरेस्ट रेट ऑफर करना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को, अगर वो चाहता है कि उसकी बॉन्ड मार्केट में उसके बॉन्ड सेल हों और उसके पास कैश जनरेट हो। और अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स को अप्रॉक्सीमेटली 10% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा अपने बॉन्ड्स में, अगर वो भी ये चाहते हैं कि उनके बॉन्ड्स पूरी तरह यूटिलाइज हों बॉन्ड मार्केट में, पूरी तरह सेल आउट हों। इन कंट्रास्ट देयर वाज अ स्टडी डिक्लाइन इन यील्ड ऑन जेएलआर
bond last year and the average 6.2% in financial year 2019. हालांकि अगर इसको देखें जो पिछले साल में इनकी जो यील्ड थी वो कम थी, और जो अगर पिछली बार जो अगर पैसा उन्होंने उठाया था वो सस्ता उठाया था क्योंकि उसमें बॉन्ड मार्केट में यील्ड कम थी, बॉन्ड के जो प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा थे और इन्वेस्टर्स वर रेडी टू बाई मोर बॉन्ड कंपेयर टू द this year bonds. In February, JLR said a plan to sell out bond to raise the cash. Its financial health deteriorated due to spread of coronavirus disease, leading it seek a bailout from the British government. Last week जैसा कि मैंने बताया कि bailout की डिमांड करी थी, approximately 1 billion euro की डिमांड करी थी. In comparison, General Motor borrowing cost is just 4%. 3.5% of Kia Motors, 1.4% of Toyota and BMW 2.37%. इनकी इतनी वैल्यू, इनकी जो बॉन्ड में जो इंटरेस्ट रेट जाएगा वो इतना जाएगा, और कहाँ JLR और टाटा मोटर्स 30%, 13% और 10%. तो इसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इट इज़ अ रॉकी रोड फॉर टाटा मोटर्स एंड JLR टू गो फॉर बॉन्ड मार्केट इन ऑर्डर टू रेज द फंड्स. रादर JLR शुड गो फॉर equity support from its promoter in order to tide over from its financial problem. टाटा के लिए भी यही कहा जा रहा है कि टाटा को भी इक्विटी इन्फ्यूजन करना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 6,500 करोड़ का, सो दैट इट्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैन बी resolved and company can be sustained operation in financial year 2021. और अगर हम इस चीज़ को ग्राफ में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं जो अदर कंपनीज़ हैं, जो से काउंटर पार्ट्स कंपनीज़ हैं लाइक जनरल मोटर्स, टोयोटा, किया मोटर्स, इन सब के जो आप बोल सकते हैं इंटरेस्ट रेट वो कितने डाउन है. वहीं JLR का आप देखें तो इट इज़ गोइंग अप्रॉक्सीमेटली 13.24% इंटरेस्ट रेट जा रहा है. तो अगर 13.254% के इंटरेस्ट रेट पर कंपनी बॉन्ड मार्केट से पैसा उठाएगी तो इट विल डेफिनेटली बी अनसस्टेनेबल फॉर अ कंपनी, और जो कि आगे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉज कर सकता है कंपनी में. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 1. NHAI एक्सटेंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्राइवेट डेवलपर्स. आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि NHAI का फुल फॉर्म क्या होता है. इट्स वेरी इजी, पर फिर भी आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिख करके. NHAI ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने सारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ को फिलहाल के लिए रिलीफ दिया. रिलीफ किस लिए, जो कि NHAI के कॉन्ट्रैक्टर थे, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा होगा. जो कॉन्ट्रैक्ट्स है जो बेसिकली रोड बनाते थे और टोल कलेक्शन करते थे, वो गवर्नमेंट को कुछ अमाउंट पे करते थे, मंथली कुछ फ़ी पे करी जाती थी, कुछ प्रॉफिट शेयरिंग होती थी. तो गवर्नमेंट ने फिलहाल के लिए जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ हैं उनको रिलीज़ दिया है. 3 से 6 महीने का रिलीज़ दिया है, या आप कह सकते हैं एक्सटेंशन दिया है उन सारे प्राइवेट हाईवे डेवलपर्स को जो कि बिकॉज ऑफ द कोविड-19 अपना रिवेन्यू जनरेट नहीं कर पाए. लॉकडाउन था, कोविड-19 था, ट्रैफिक नहीं आया, ट्रैफिक नहीं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ, ट्रैफिक नहीं आया तो रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ. जब रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ तो वो गवर्नमेंट से प्रॉफिट शेयरिंग है, गवर्नमेंट को जो फ़ी, जो फिक्स्ड एनुटी थी वो कैसे पे करेंगे. तो गवर्नमेंट ने फिलहाल के लिए कंसेशन दिया है, फ़ी में भी और प्रीमियम में भी पे, जो गवर्नमेंट को पे करना था जितने, उन सारे पेमेंट्स जो गवर्नमेंट ने फिलहाल के लिए डिफ़र कर दिया है. और जो लॉस हुआ है टोल कलेक्शन में उसको भी गवर्नमेंट ने 3 से 6 महीने के लिए उस पर भी एक्सटेंशन दिया है. और जो ये एक्सटेंशन है ये वैरी करेगा, कोई ब्लैंकेट एक्सटेंशन गवर्नमेंट ने नहीं दिया है. इट डिपेंड्स ऑन द toll collection. Toll collection period for existing contract has been extended for 21 days. Moreover, the days can be extended in proportion to the loss incurred in toll fee. फिलहाल के लिए 21 days का है, और आगे का जो 6 month का जो हमने बताया 3 से 6 महीने का एक्सटेंशन 21 डेज़ का सबको मिला है. 21 डेज़ के बाद ये डिपेंड करेगा कि आपको कितना पर्टिकुलर जो हाईवे डेवलपर है उसको कितना टोल कलेक्शन में लॉस हुआ है. अगर 25% का लॉस हुआ है तो एक दिन का और एक्सटेंशन, 50% का लॉस हुआ है एक दिन में तो एक दिन का और एक्सटेंशन. तो 25 इज इक्वल टू 1 डे. इसके हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो डेवलपर्स को एक्सटेंशन देगी अपनी फ़ी पेमेंट करने के लिए, या जो प्रॉफिट या एनुटी जो पेमेंट करते थे प्राइवेट डेवलपर्स उनके लिए. और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फ़िलहाल के लिए जो फोर्स मेजर क्लॉज है उसको भी इन्वोक कर दिया है बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में. फोर्स मेजर क्लॉज क्या होता है, या आप मेरी सबसे पहली बिजनेस स्टैंडर्ड की जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं. फिलहाल के मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ. फोर्स मेजर क्लॉज होता है जिसमें आप जो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होती हैं, एग्रीमेंट में इन्वॉल्व होती हैं, उनको उनके ऑब्लिगेशन से कुछ टाइम के लिए फ्री कर देते हैं. जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर अगर NHAI के साथ एग्रीमेंट में गया कि हम आपको मंथली इतना पेमेंट करेंगे,
और आपको पता है कोविड-19 सिचुएशन की वजह से जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके पास टोल कलेक्शन हुआ ही नहीं है, तो वो पेमेंट कैसे करेंगे। तो फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन सारे कुछ कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में फोर्स मेजर क्लॉज जनरेट कर दिया है या इन्वोक कर दिया, जिससे कि जो उनको मंथली पेमेंट करना था वो मंथली ना करके वो उसको 6 महीने बाद भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर टोल कलेक्शन। तो गवर्नमेंट ने फिलहाल के लिए ऐसे सारे जो डेवलपर्स हैं उनको रिलैक्सेशन मिला है। हालांकि जो डेवलपर्स हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि जो इससे बहुत ज़्यादा डेवलपर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। प्रोविजन ऑफ एक्सटेंशन डज नॉट एलिवेट द पेन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर हु हैव टू सर्विस इंटरेस्ट ऑन डेट इवन इफ दे गो फॉर अ मोरेटोरियम ऑन पेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स ये कह रहे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उनका तो प्रॉफिट हुआ नहीं, उनकी तो अर्निंग इस मंथ में हुई नहीं, लेकिन उनको डेट देना है, जो उन्होंने क्रेडिट लिया था उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करना है, सैलरी पेमेंट करनी है, मेंटेनेंस कॉस्ट तो उनकी वैसे ही जाएगी। आप मोराटोरम भी दे देंगे, मतलब आपने एक्सटेंशन कर दिया कि आप कल पे कर दीजिए, ठीक है हम कल पे करेंगे, बट वो तो हमारे लिए लॉस है। हम पेमेंट तो हमें करना ही, जबकि हमारा जो रिवेन्यू वो जनरेट नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली इवेंचुअली वो तो हमारे लिए लॉस ही है। आज नहीं हम कल पे करेंगे, पेमेंट कहाँ से जाएगा, हमारी जेब से जाएगा। हमारी जेब मतलब कॉन्ट्रैक्टर खुद के प्रॉफिट से जाएगा। क्यों खुद के प्रॉफिट से जाएगा? क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में उसका कोई भी अर्निंग नहीं हुई है। अर्निंग क्यों नहीं हुई? क्योंकि पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन था और जो ट्रैफिक था रोड पर वो बिल्कुल ज़ीरो था, ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया गया था, इसलिए टोल कलेक्शन हुआ ही नहीं। तो कॉन्ट्रैक्टर्स का ये कहना, जब हमारी अर्निंग हुई ही नहीं और फिर भी हमें आज नहीं तो कल पेमेंट करना ही है, तो वो हमारे लिए लॉस ही है। इन केस ऑफ द प्रोजेक्ट बिल्ड ऑन हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, दिस फोर्स मेजर प्रिंसिपल्स वुड नॉट बी अप्लाई। हालांकि जो फोर्स मेजर जो क्लॉज गवर्नमेंट ने इन्वोक भी किया है, वो बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर जो कि हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर काम कर रहे हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको गवर्नमेंट मंथली जो है वो सब्सिडी पे आउट करती है ऑन द बेसिस ऑफ माइलस्टोन। कितना माइलस्टोन मतलब कितना मीटर, कितने किलोमीटर की उन्होंने रोड बनाई, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती है। तो उनके लिए, उन सारे कॉन्ट्रैक्टर के लिए जो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के बेसिस पे काम किया है जिन्होंने, उनके लिए फोर्स मेजर क्लॉज जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब यहाँ पर जल्दी से समझ लेते हैं हाइब्रिड एन्युटी मॉडल क्या होता है। गवर्नमेंट मेक्स पेमेंट इन फिक्स्ड अमाउंट फॉर कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम एंड देन इन वेरिएबल अमाउंट फॉर द रिमेनिंग पीरियड। इसमें गवर्नमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को कुछ फिक्स टाइम के लिए एक फिक्स अमाउंट पे करती है, इसके बाद वेरिएबल अमाउंट पे करती है सब्सिडी के फॉर्म में। ये जो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था इन ऑर्डर टू रिवाइव द ट्रिपल पी मॉडल। ट्रिपल पी क्या होता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे व्हाट इज ट्रिपल पी। स्टूडेंट, जब भी मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्टर या गवर्नमेंट या कोई भी एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में जाती है, स्पेशली इन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बहुत सारे मॉडल्स होते हैं जाने के लिए, बहुत सारे एग्रीमेंट के तरीके, मॉडल्स मतलब एग्रीमेंट के तरीके होते हैं, जिसमें ट्रिपल पी भी होता है, BOT भी होता है, HAM भी होता है, EPC मॉडल भी होता है, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी आप इन सब मॉडल्स को समझने की जरूरत नहीं, आप इतना समझ लीजिए कि हाइब्रिड एन्युटी मॉडल जो है, जिसमें गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर को मंथली पेमेंट करती है इस कुछ टाइम के लिए, उन सारे मॉडल्स के अगेंस्ट ये फोर्स मेजर क्लॉज गवर्नमेंट ने नहीं इन्वोक किया। अगर टोल कलेक्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 2015 से लेकर 2020 तक टोल कलेक्शन कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट रोड कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, इसलिए इंक्रीज हो रहा है। बट सिर्फ इस मार्च अप्रैल और मई के मंथ में टोल कलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन किया है। अब देख लेते हैं कुछ अदर न्यूज़। इंडिया इनकॉर्पोरेशंस में नॉट गेट रिजल्ट डिस्क्लोजर वेवर फॉर Q1। बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं उन्होंने जो डिस्क्लोजर होता है रिजल्ट्स का, फाइनेंशियल असेट्स का, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, Q1 में उसके डिस्क्लोजर के लिए वेवर मांगी थी। उनको कंपनीज़ ने, सेबी ने मना कर दिया क्लियरली कि नहीं, रिजल्ट का डिस्क्लोजर की वेवर नहीं मिलेगी, यू हैव टू डिस्क्लोज द रिजल्ट वेदर इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव। कंपनी ऐसा क्यों कह रही थी कि अगर निगेटिव रिजल्ट ज़्यादा आएंगे तो हो सकता है उनकी फर्दर जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, वैल्यूएशन है, जो शेयर प्राइसेस हैं, उस पर ज़्यादा फ़र्क पड़े। हालांकि सेबी ने इसको आउटराइटली मना कर दिया है। पतंजलि टू रेस्ड 250 करोड़ वाया NCD। पतंजलि कंपनी डिवेंचर इशू करने जा रही है 250 करोड़ का फाइनेंस उठाने के लिए, 250 करोड़ मार्केट से उठाने के लिए, इन ऑर्डर टू मीट आउट इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर स्ट्रेंथनिंग द सप्लाई चेन नेटवर्क। तो आपको जल्दी ही पतंजलि के डिवेंचर्स मार्केट में फ्लोट करते दिखेंगे। गूगल फेसेस एंटी ट्रस्ट केस इन इंडिया ओवर पेमेंट ऐप। गूगल के अगेंस्ट केस लॉन्च हुआ है, जिसमें गूगल पे एलिगेशन लगाया कि गूगल ने इस पैंडेमिक की सिचुएशन को अनफेयरली यूज़ किया है और अपनी मार्केट डोमिनेंट पोजीशन को अनफेयरली यूज़ किया है इन ऑर्डर टू प्रमोट इट्स मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन इन द
कंट्री। तो ऐसा केस फिलहाल के लिए अल्फ़ाबेट पे लगा। अल्फ़ाबेट इज़ अ पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल। तो अब देखते हैं इसमें आगे कैसे एलिगेशन गूगल पे लगते हैं और क्या डिसीजन आता है। बस सिंपल आप समझ लीजिए, गूगल के अगेंस्ट केस लगा है जिसमें ये कहा गया कि गूगल डोमिनेंट प्लेयर है। गूगल ने अपनी डोमिनेंट पोजीशन यूज़ करी अपने खुद के मोबाइल ऐप को प्रमोट करने के लिए इस पैंडमिक की सिचुएशन में। आप देख लेते हैं तीसरी न्यूज़। SBI स्लैशेस FD रेट्स बाई 40 बेसिस पॉइंट, सेकेंड कट इन में, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था। RBI के अनाउंसमेंट के बाद बहुत सारे एक्सपर्ट ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कमर्शियल बैंक्स विल गो फॉर कट्स इन FD रेट्स। FD के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसमें कट ले जाएगा, इसलिए एक्सपर्ट ने ये भी कहा था कि विद इन 2 और 3 डेज आप अपनी FD दोबारा से रिन्यू कर लीजिए, दोबारा से जनरेट कर लीजिए अगर आपको FD बनानी है इफ यू आर द FD इन्वेस्टर्स। और आज की न्यूज़ में आ गया कि SBI ने फिलहाल के लिए अपने 40 बेसिस पॉइंट से अपने फिक्स डिपॉजिट्स के रेट जो हैं वो घटा दिए हैं। इसका मतलब अब बैंक्स ये नहीं चाहते कि आप उनके यहाँ फिक्स डिपॉजिट करें, उनके यहाँ अपना आइडल कैश, आइडल मनी रखें। गवर्नमेंट और RBI और कमर्शियल बैंक सब ये चाहते हैं कि आपके पास जो आइडल मनी है आप उसको यूज़ करें मार्केट में, सो दैट सर्कुलेशन ऑफ द कैश कैन बी इंक्रीज इन द मार्केट। आज की न्यूज़ ऑफ द डे क्या है? गवर्नमेंट वांट PSUs टू रैम्प अप डिविडेंड बायबैक्स। इसमें आप पढ़ लीजिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्या होती हैं, कुछ डिपार्टमेंटल ओन्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, कुछ इनकॉर्पोरेशंस होते हैं, उनके बारे में पढ़ लीजिए। क्यों गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट पे जाती है, क्या डिसइन्वेस्टमेंट के एडवांटेज होते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है किसी कंट्री के लिए कि नहीं अच्छा होता है, ये सारी चीज़ें आप थोड़ी डिटेल में पढ़ सकते हैं। आज की वोकैबुलरी ऑफ द डे, डोल। डोल मीन्स अंशदान। ये हमने किस कंटेक्स्ट में पढ़ा? हमने पढ़ा था जब टाटा मोटर ने UK की गवर्नमेंट से अंशदान मांगा है, डोल मांगा है 1 बिलियन यूरो का। सिफन ऑफ मतलब चुरा लिया गया, मतलब ऐसा। ये किसके कंटेक्स्ट में? आम्रपाली के कंटेक्स्ट में हमने ये न्यूज़ में ये वर्ड देखा था, जहाँ पर हमने कहा था कि JP मोर्गन और आम्रपाली ने सिफन ऑफ कर लिया है जो होम बायर्स हैं उनका मनी। All these are the references. Student, if you like, please share and subscribe. Thank you.